तो एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो योजनाएं हमारी वीपीओ प्रीमियम ग्रुप में और हमारे पेड ग्रुप के बच्चों के साथ कवर नहीं की गई थी और जिन योजनाओं के बारे में आज तक अभी तक चर्चा नहीं हुई है, आज हम उन योजनाओं को कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट है आने वाले ग्राम पंचायत अधिकारी एग्ज़ाम के लिए। और साथ ही इन योजनाओं को अभी तक हमारे ग्रुप में डिस्कस नहीं किया गया है। तो ऐसी ही 15 योजनाएं आज की क्लास में कवर की जाएंगी और ये 15 योजनाएं डिटेल में हर एक पॉइंट हम समझेंगे इनका। साथ ही साथ इस क्लास के लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे जिनका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है? तो आज की क्लास में हम इन 15 योजनाओं को कवर करेंगे और इनको डिटेल में समझेंगे। तो आप पॉइंट बाय पॉइंट इन योजनाओं से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लगते हैं उनको नोट करते जाइए, जिससे आप रिवीजन कर सकें सही समय पर। ठीक है? और चाहें तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए ताकि आप इस क्लास को जब भी चाहें तब देख के रिवीजन कर सकें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और ध्यान से देखिएगा, जो भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आएंगे वो आप मेरे से बाद में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो, वो है पीएम प्रणाम योजना को लेकर। पीएम प्रणाम योजना, ये योजना इम्पोर्टेंट है, आ सकती है आपके एग्जाम में। इसके संबंध में आपको गलत कथन बताना है। ठीक है? इस योजना को 28 जून 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। पहला स्टेटमेंट है ये। दूसरा स्टेटमेंट है, पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य देश में जैविक उर्वरकों के इस्तेमाल को कम करके वैकल्पिक उर्वरकों को खेती में बढ़ावा देना है। तीसरा स्टेटमेंट है, इस योजना के जरिए नैनो यूरिया और नीम कोटेड यूरिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। चौथा स्टेटमेंट है, जो राज्य रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करेंगे केंद्र सरकार की ओर से उन्हें सहायता दी जाएगी। ठीक है? यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है कि आप क्वेश्चन को कितने ध्यान से पढ़ रहे हैं। ठीक है? योजनाएं आप, हो सकता है सारी योजनाएं आप याद करके जाएं एग्जाम में, पर यहाँ पर योजनाओं में अगर जरा से भी आपने पढ़ने में चूक की तो यहाँ पर आपकी योजनाओं से संबंधित क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। ठीक है? अभी ये फैक्चुअल आपको लग रहा होगा कि फैक्चुअल डाटा ही गलत देगा हमेशा योजनाओं में, पर ऐसा नहीं होता है। कभी कभी आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज में भी घुमा सकता है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है कि 28 जून 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई थी। और यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है, पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य देश में जैविक उर्वरकों के इस्तेमाल को कम करके वैकल्पिक उर्वरकों को खेती में बढ़ावा देना है। अब ये चीज़ देखिए, जैविक उर्वरकों को इस्तेमाल में कम क्यों किया जाएगा? भाई जैविक उर्वरक तो खेती के लिए और अच्छे होते हैं। वैकल्पिक उर्वरक जो हैं वो नुकसान करते हैं फसलों के लिए। फ़ायदा कौन करता है? जैविक उर्वरक करते हैं फ़ायदा। तो इनको कम तो किया ही नहीं जाएगा, इनको तो बढ़ावा दिया जाना चाहिए किसी योजना के अंतर्गत। अगर कोई योजना लागू की जा रही है उर्वरकों से संबंधित, तो वहाँ पर जैविक उर्वरकों को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि वैकल्पिक उर्वरकों से तो भूमि की उर्वरा शक्ति ही खत्म होती है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि नैनो यूरिया और नीम कोटेड यूरिया के इस्तेमाल को इसमें बढ़ावा दिया जाना है। आगे हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 28 जून 2023 को मात्र पृथ्वी के पुनरुद्धार, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए पीएम प्रणाम को स्वीकृति दे दी। सभी राज्य, संघ, केंद्र शासित प्रदेश पीएम प्रणाम योजना के अंतर्गत आते हैं और उक्त योजना के तहत किसी राज्य, संघ शासित प्रदेश द्वारा किसी विशेष वित्तीय वर्ष में रासायनिक उर्वरकों जैसे यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी की खपत में पिछले 3 वर्षों की औसत खपत की तुलना में कमी करके बचाई गई उर्वरक सब्सिडी का 50% अनुदान के रूप में उस राज्य, संघ शासित प्रदेश को दे दिया जाएगा। ठीक? यानी कि मान लीजिए 2021, 22
और 2023 में आपने जितनी भी खपत की थी, इसका औसत मान लीजिए 50,000 रुपये आया कि 50,000 रुपये आपने इधर पे खर्च किया था, ठीक है? और यहाँ पर यदि आपने 2024 में 25,000 रुपये जैविक उर्वरक का प्रयोग करके बचा लिए हैं, 25,000 रुपये बचा लिए हैं, तो 25,000 रुपये का सब्सिडी का 50%, यानी कि 25,000 रुपये जो आप सब्सिडी में बचाए हैं, उसका 50% 12,500 रुपये आपको अनुदान के रूप में दिया जाएगा। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों या संघ शासित प्रदेशों को दिया जाएगा, ये अनुदान होगा। आगे देखें, राज्य संघ शासित प्रदेश इस अनुदान का उपयोग राज्य के लोगों के लाभ के लिए कर सकते हैं, जिसमें किसान शामिल हैं। ठीक है, तो और भी कोई काम करवाना चाहता है किसानों के हित के लिए कोई राज्य, तो वो ये जो धनराशि मिलेगी केंद्र के द्वारा, वो अन्य योजनाओं में लगा सकता है। आगे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य शामिल नहीं किया गया है? और इसमें ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या उत्तराखंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये जो योजना थी वो सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए ये योजना थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है वाइब्रेंट विलेज, जिसकी घोषणा कब की गई थी? 2022-23 के बजट में जारी की गई थी घोषणा, और 2025-26 तक इस योजना को जारी रखना है। इसमें क्या है, उत्तर सीमा पर स्थित गांवों के विकास के लिए यह योजना स्टार्ट की गई थी, जिससे चिन्हित सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। ठीक है, तो ये सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों के लिए थी योजना। यह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों को कवर करता है। यह योजना उत्तर सीमा पर स्थित सीमावर्ती गांव के स्थानीय, प्राकृतिक, मानवीय और अन्य संसाधनों पर आधारित आर्थिक चालकों की पहचान करने और उन्हें विकसित करने में सहायता करती है। विकास के लिए पहचाने गए क्षेत्रों में से एक है पर्यटन से संबंधित विभिन्न बुनियादी ढांचे के संवर्धन के माध्यम से पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देना, समुदाय प्रबंधित गृह प्रवास को बढ़ावा देना, स्थानीय मेलों और त्योहारों का आयोजन करना, पारिस्थितिकी पर्यटन, कृषि पर्यटन, कल्याण, वन्यजीव, आध्यात्मिक और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना, स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा देना आदि। ये सारे काम किए जाएंगे वाइब्रेंट विलेज के अंतर्गत, यानी कि सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, वहाँ पर पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा, गृह प्रवास को बढ़ावा दिया जाएगा, स्थानीय मेलों और त्योहारों का आयोजन किया जाएगा, जिससे वहाँ पर टूरिस्ट का आकर्षण बढ़ेगा उस साइड। ठीक है, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम ऊषा योजना। पीएम ऊषा योजना के संबंध में सही कथन का चयन करना है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2021 में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत फंडिंग पैटर्न केंद्र और राज्यों के बीच 50:50 का है। यह योजना वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। इस योजना के अंतर्गत 2023-24 से 2025-26 के बीच 12,926.10 करोड़ का परिव्यय प्रदान किया गया है। देखो, 2021 में शुरू नहीं की गई थी, 50-50 का पैटर्न नहीं था, और ना ही वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ये योजना है। ये जो स्टेटमेंट है लास्ट वाला सही है कि इसके अंतर्गत 2023-24 से 2025-26 के बीच 12,926.10 करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाना है। आगे हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो पीएम जो ऊषा योजना है, ये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसे पहले हम रूसा कहते थे, ठीक है, रूसा योजना का उत्तराधिकारी कार्यक्रम है ऊषा। और इस रूसा योजना को कब लॉन्च किया गया था? 2013 में इस रूसा योजना को लॉन्च किया गया था, जिसे कहते थे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। फिर आगे पीएम ऊषा योजना का फुल फॉर्म देख लेते हैं, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है, यह योजना कब स्टार्ट की गई? जून 2023 में स्टार्ट की गई। पीएम ऊषा योजना के अंतर्गत फंडिंग पैटर्न क्या है? केंद्र और राज्य के बीच 60 और 40 का। ठीक है, लेकिन इसमें एक ये है कि एनईपी सुधार, जो नई शिक्षा नीति आई थी, सुधारों के लिए कोई अतिरिक्त प्रावधान नहीं किया गया है यहाँ पर।
ना ही कोई अलग फंडिंग पैटर्न बनाया गया है कि एनईपी सुधार करेगा जो तो उसको इतनी राशि अतिरिक्त दी जाएगी, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। क्योंकि ये शिक्षा से संबंधित योजना थी, तो यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई वाली है, उसके आधार पर कुछ अतिरिक्त प्रावधान या अतिरिक्त फंडिंग पैटर्न होने चाहिए थे, जो यहाँ पर नहीं हमें देखने को मिले। आगे देखें तो पीएम ऊषा राज्य विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए किस मंत्रालय की योजना है? शिक्षा मंत्रालय की। और यह योजना पाठ्यक्रम और कार्यक्रम में बदलाव, शिक्षक प्रशिक्षण, भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे, मान्यता और रोजगार क्षमता में वृद्धि के माध्यम से समानता, पहुंच और समावेशन सुनिश्चित करते हुए 2023-24 और 2025-26 के बीच 12,926 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रदान करता है। अब थोड़ा हम रूसा योजना के बारे में देख लेते हैं, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के बारे में। तो राष्ट्रीय शिक्षा उच्चतर शिक्षा अभियान है जो, वो भी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के संस्थानों को वित्त पोषित करना, अधिक दक्षता के साथ राज्य की उच्च शिक्षा प्रणाली में समानता और उत्कृष्टता, पारदर्शिता, जवाबदेही प्राप्त करना इसका लक्ष्य था। इस योजना का जो प्रथम चरण है वो 2013 में लॉन्च किया गया था और दूसरा चरण 2018 में। तो रूसा का प्रथम चरण 2013 और 2018। ठीक है, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, स्माइल योजना। स्माइल योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई थी? तो स्माइल योजना जो शुरू की गई थी वो थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। इसकी व्याख्या देखेंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 12 फरवरी 2022 को एक व्यापक योजना स्माइल आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर पड़े व्यक्तियों के लिए सहायता शुरू की थी। इस योजनाओं में दो उपयोजनाएं शामिल थी। तो स्माइल में कौन कौन सी दो योजनाएं शामिल थी? पहली तो थी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना। ये ठीक है, ये पूरा योजना का नाम है। एक ये उप योजना है स्माइल के अंतर्गत। और दूसरी थी भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं। तो ये दो योजनाएं थी इसके अंतर्गत, स्माइल योजना के अंतर्गत, यानी उप योजना के रूप में। आगे देखें तो इसका बजट देखें। बजट 2023-24, 24-25 और 25-26 का देख लीजिए। तो यहाँ पर जो दो उप योजनाएं थी, यानी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास योजना 2023-24 में, इस योजना को 52.91 करोड़, 24-25 में 63.90 करोड़, 25-26 में 76.88 करोड़ रुपए दिए जाने प्रस्तावित हैं। वहीं भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए 23-24 में 20 करोड़ रुपए दिए गए, 24-25 में 25 करोड़ रुपए और 25-26 में 30 करोड़ रुपए इस योजना के अंतर्गत दिए जाने हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम श्री योजना का पूर्ण रूप क्या है? पीएम श्री योजना, पीएम श्री, ये सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि स्कूल से संबंधित योजना है। पीएम स्कूल फॉर रिज्वाइनिंग इंडिया। ठीक है, ये श्री इस तरीके से है, पीएम श्री। ठीक है, तो स्कूल फॉर रीजॉइनिंग इंडिया, पीएम श्री का ये पूर्ण रूप है। आगे व्याख्या देखेंगे तो केंद्र प्रायोजित पीएम श्री, पीएम स्कूल फॉर रीजॉइनिंग इंडिया को 7 सितंबर 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस योजना के तहत केंद्र सरकार, राज्य, संघ राज्य क्षेत्र सरकार, स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से मौजूदा स्कूलों को सुदृढ़ करके 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूल स्थापित करने का प्रावधान है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या था कि 14,500 से अधिक स्कूल हैं जो इसके अंतर्गत स्थापित किए जाएंगे केंद्र सरकारों, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के द्वारा मिलकर आपस में। और इस परियोजना की जो कुल लागत थी वो 5 वर्षों की अवधि में 27,360 करोड़ रुपए होनी है, जिसमें 18,128 करोड़ रुपए का केंद्रीय अंश है। ठीक है, तो यहाँ पर 27,360 करोड़ रुपए में से 18,000 करोड़ रुपए केंद्रीय अंश है, बाकी 9,000 करोड़ रुपए आपका राज्यों के द्वारा या जहाँ भी यह स्कूल स्थापित किए जाएंगे उनके द्वारा वहन की जाएगी। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जल जन अभियान
जल जन अभियान की शुरुआत किस जगह से की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान। व्याख्या देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2023 को राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया था। और यह अभियान किस संस्था के द्वारा? ब्रह्म कुमारी संस्था और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। अभी देखिए यहाँ से भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जल जन अभियान जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किस संस्था के साथ मिलकर आरंभ किया गया था? यहाँ पर आपको संस्था के तौर पर तो वर्ल्ड बैंक भी दे सकता है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक दे सकता है, आईएमएफ दे सकता है, या किसी और ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे सकता है और साथ में ब्रह्म कुमारी संस्था दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, इसलिए इन फैक्ट्स को आपको अच्छे से याद रखने होते हैं ताकि आपको ये तुरंत क्लिक कर जाएं जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस देखें। तो इतना अवेयर होके खुद से पढ़ाई करनी होती है, ठीक है। आगे हम इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था जो वो था वाटर हार्वेस्टिंग के साथ पेड़ लगाने और जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करना, ठीक है। तो वाटर हार्वेस्टिंग के साथ पेड़ लगाने और जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करना इस जल जन अभियान का मुख्य उद्देश्य था। देश भर में इसके माध्यम से 5,000 से अधिक जलाशयों के संरक्षण और नए जलाशय बनाने के लिए सार्वजनिक जागरूकता अभियान चलाया जाना था। यानी कि 5,000 से अधिक जलाशयों का संरक्षण किया जाना था और कुछ नए जलाशय भी इस अभियान के अंतर्गत बनवाए जाने थे, ठीक है। अब हम आपको दो क्वेश्चन देंगे जिनको आपको कल करके या जब भी आपको समय मिलता है तो इनका आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे हमें। इन क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और यदि आपसे इनके आंसर आते हैं तो इनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप देखिए कि किसी ने यदि आंसर दिया है तो उससे आप कुछ सीखें, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत किस प्रकार की विद्युत डिस्कॉम कंपनी वित्तीय सहायता के लिए पात्र होती है? तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताएंगे कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कब स्टार्ट हुई थी, कमेंट बॉक्स में। और इसका राइट आंसर बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास विकास पुरस्कार 2024 में उत्तर प्रदेश की किस ग्राम पंचायत ने व किस श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है? तो अभी हाल ही में पंचायत पुरस्कार की सूची रिलीज की गई थी। यदि आप करंट से जुड़े होंगे तो आप लोगों को मालूम भी होगा। तो इसका बताना है आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कि जो उत्तर प्रदेश की कौन सी ग्राम पंचायत है जिसने दूसरा पुरस्कार प्राप्त किया है और किस श्रेणी में प्राप्त किया है। चार ऑप्शन है यहाँ पर, अमरोल, भरतौल, बेला या मिलक अमावटी, ठीक है। यहाँ पर चार आपको कैटेगरी दी गई है, तो यहाँ पर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर बताएंगे। आगे हम देखते हैं। इससे पहले एक जानकारी देना चाहेंगे कि यहाँ पर हमारा वीपीओ प्रीमियम ग्रुप भी चलता है टेलीग्राम पर, ठीक है, जहाँ पर हम टॉपिक वाइज वीपीओ की तैयारी करवा रहे हैं, अभी बच्चों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज सारा कंटेंट मिलता है, हर एक चैप्टर का आपको पीडीएफ कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, साथ ही चैप्टर वाइज क्विज आपको मिलती हैं, आपको फुल मॉक टेस्ट वीपीओ के देने को मिलेंगे, एडवांस लेवल के मॉक टेस्ट। ऐसे क्वेश्चन हम मॉक टेस्ट और क्विज़ेस में रखते हैं जिससे आपकी हर कॉर्नर से वीपीओ की तैयारी कंप्लीट हो सके, ठीक है। तो टॉपिक वाइज डेली क्विज, कंटेंट पीडीएफ नोट्स, सेपरेट योजना का मटेरियल जिसमें आपको 250 से 300 योजनाएं कवर करके दी हुई हैं और इनकी क्विज भी बनाई हुई हैं ताकि आप कंटेंट को पढ़ के क्विज भी सॉल्व कर सकें, ठीक है। 130 प्लस टॉपिक वाइज क्विज मिलेंगे, 13 फुल मॉक टेस्ट और लगभग अगर इन सबके क्वेश्चन को ऐड किया जाए तो आपको इतने क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे इस पूरे प्रोग्राम में, ठीक है। बाकी जैसे आरजीएस हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, करंट अफेयर, इन सभी टॉपिक्स पर सेपरेट कंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डिटेल में सारी चर्चाएं की गई हैं क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं,
इन टॉपिक्स से तो क्वेश्चन आपको देखने ही देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर हमने इनमें डिटेल में चर्चा की हुई है। सभी की जैसे आरजीएससी की लगभग हमारी 30 से 35 पेज की पीडीएफ है। अब यहाँ से क्वेश्चन कहाँ पूछेगा, बाहर आ ही नहीं सकता है। बाकी यदि आप मॉक टेस्ट बस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, एडवांस लेवल के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। और यदि आप इस प्रोग्राम को खाली ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी फ़ीस है 125 रुपी। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मेरे को कांटेक्ट करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर इस प्रोग्राम में आपको डिटेल एनालिसिस दिया जाएगा हर एक मॉक टेस्ट का, पीडीएफ और क्विज बोर्ड भी आपको रिवीजन के लिए दिए जाएंगे। और यदि आप दोनों प्रोग्राम एक साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी फ़ीस है 349 रुपी। और यहाँ पर आप इस यूपीआई आईडी पर पेमेंट नहीं करेंगे, आप यहाँ पर पहले इस नंबर पर मेरे से व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लेंगे। वहाँ पर आपको पेमेंट डिटेल शेयर कर दी जाएगी, कहाँ पर आपको पेमेंट करना है। कंप्यूटर डेडिकेटेड बैच यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी काफ़ी अजीब टाइप के पूछ रहा है यूपी ट्रिपल एस सी इस समय, तो इसके लिए एक डेडिकेटेड बैच बनाया हुआ है कंप्यूटर का, जहाँ पर आप टॉपिक वाइज डेली टारगेट बेस्ड आप क्विज लगा सकते हैं, जिसका कंटेंट भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो यदि आप कंप्यूटर बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हमने पूरे सिलेबस को 70 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कराया है और 70 छोटे छोटे पार्ट्स में आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, डे बाय डे डेडिकेटेड होकर पूरे सिलेबस को कवर किया जाएगा इन 70 टॉपिक्स को लेकर। और हर दिन 2 पार्ट्स की आपको कंटेंट की पीडीएफ दी जाती है और शाम को उसी टॉपिक पर क्विज प्रोवाइड कराई जाती है। और हर क्विज में लगभग 40 से 50 प्रश्न जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं उन्हें रखा जाता है। 35 दिन का ये पूरा प्रोग्राम होगा कंप्यूटर का। और इसके बाद में लास्ट में 100-100 प्रश्न के 3 फुल मॉक भी क्विज फॉर्म में करवाए जाएंगे इस प्रोग्राम के अंतर्गत। यदि इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी फ़ीस है 79 रुपी। इसके लिए भी आप मेरे को सेम नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं, अपने टॉपिक पर वापस आएंगे। अगला क्वेश्चन है, अमृत धरोहर योजना निम्नलिखित में से किस दिन स्टार्ट की गई थी? तो अमृत धरोहर योजना है जो, वो किस दिन स्टार्ट की गई थी? 5 जून 2023 को। ठीक है, एनवायरमेंट डे होता है उस दिन, और उसी दिन अमृत धरोहर योजना स्टार्ट की गई थी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं आगे कि अमृत धरोहर योजना भारत सरकार की एक पर्यावरण संरक्षण योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य वेटलैंड्स को संरक्षित करना और उन्हें इको टूरिज्म के लिए विकसित करना है। यह योजना 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई थी। भारत में पिछले 3 दशकों में 30% आर्द्र भूमि खत्म हो गई है। इस योजना का लक्ष्य इन स्थानों को बचाना और उन्हें सतत विकास के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक है, वेटलैंड्स को संरक्षित करके जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को कम करने का भी प्रयास किया जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार की नमस्ते योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो नमस्ते योजना भी इम्पोर्टेंट योजना है। इसका प्रमुख उद्देश्य आपको बताना है। तो ये नमस्ते योजना है जो, इसका प्रमुख उद्देश्य था सीवर तथा सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले लोगों के खतरों को कम करना। ठीक है, नमस्ते योजना सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले जो लोग होते हैं उनके जीवन को जो खतरे हो सकते हैं, और जो काम करने के बाद उनकी लाइफ की सेविंग्स जो होती हैं वो किस तरीके से यूज करते हैं, और अपनी जो लाइफ भर की सेविंग होती है, मतलब ज़्यादा तो नहीं होती है, फिर भी जितनी होती है वो पता चले अपने जीवन में स्वास्थ्य समस्याओं से लड़ते लड़ते ही अपनी वो सेविंग्स ख़त्म कर दें। तो इसलिए उनके जीवन में कम प्रॉब्लम्स और उनके जीवन की जो समस्याएं हैं मेन, उनको ख़त्म करने के लिए, उनको पुनर्वास प्रदान करने के लिए नमस्ते योजना आरंभ की गई थी। आगे हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देश के गरीब और साफ सफाई करने वाले कर्मचारियों के लिए सरकार ने 2022 में एक योजना शुरू की थी, जिसे नमस्ते भारत योजना के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार की नमस्ते योजना अक्सर सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई करने वाले कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं दिलवाने को लेकर है। इस योजना के तहत उन्हें बिजनेस के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है,
ताकि यदि वो कभी काम छोड़ें तो अपना खुद का बिजनेस डाल सकें। इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और स्वच्छता से जुड़े वाहन और मशीन खरीदने के लिए सब्सिडी भी दी जाती है। खुद का रोजगार शुरू करने के लिए सरकार उन्हें प्रोत्साहन भी देती है। आगे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया जाता है? तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संबंधित है। और आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है सामाजिक सुरक्षा लाभ और कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार के नुकसान की बहाली के साथ साथ नए रोजगार सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के हिस्से के रूप में 1 अक्टूबर 2020 से लॉन्च की गई थी। यह है आत्मनिर्भर भारत योजना। आगे हम देखेंगे प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। इसका मुख्य उद्देश्य बताना है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का। तो इसके अंतर्गत जो है मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। व्याख्या देख लेते हैं। 6 नवंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है और यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप है और इसका उद्देश्य छात्रों को संपार्श्विक मुक्त मतलब कोलेट्रल फ्री गारंटर मुक्त ऋण प्रदान करना है। इसके लिए आपको कोई भी गारंटर कोई भी अपनी चीज गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। ठीक है, संपार्श्विक मुक्त है। पात्रता मानदंड क्या है इसके? इस योजना में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF की समग्र श्रेणी विशिष्ट और डोमेन विशिष्ट रैंकिंग में शीर्ष 100 में स्थान रखने वाले सभी उच्च शिक्षा संस्थानों सरकारी एवं निजी संस्थान हैं जो वो सभी शामिल हैं जो शीर्ष 100 के अंतर्गत आएंगे NIRF रैंकिंग के अंतर्गत। NIRF रैंकिंग में 101 से 200 में स्थान रखने वाले राज्य सरकार के उच्च शिक्षा संस्थानों और केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित सभी संस्थानों को भी इसमें शामिल किया गया है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संबंध में सही कथन बताना है। तो इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट है इस पहल को 3 साल की अवधि के लिए 6,000 करोड़ रुपए की लागत से एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू किया गया है। सही कथन बताना है तो ये पहला सही है, यानी इस योजना को 1 जनवरी 2025 यानी आज से 2 से 3 दिन बाद इसको स्टार्ट किया जाएगा और इस पहल को 3 साल की अवधि के लिए लागू किया जाना है। 6,000 करोड़ रुपए का इसका बजट रखा गया है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट ही हमारे सही हैं। इसकी व्याख्या देखें तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना की शुरुआत 1 जनवरी से होने जा रही है। इस पहल के तहत 1 जनवरी से दुनिया भर की शीर्ष पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध पत्रों तक पहुंच मिलेगी। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल के पहले चरण के तहत शोधकर्ताओं को 13,400 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये पत्रिकाएं निम्न विषयों से संबंधित होंगी। विज्ञान हो गया, प्रौद्योगिकी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, चिकित्सा, गणित, प्रबंधन, ठीक है, मैनेजमेंट यानी सामाजिक विज्ञान, मानविकी के सब्जेक्ट पर कोई शोध करना चाहता है तो उन्हें जो पत्र पत्रिकाएं जो दुनिया भर में छपती हैं शोध से रिलेटेड, उन सारी पत्र पत्रिकाओं तक पहुंच इस योजना के अंतर्गत मिलती है। हमारे देश के जो रिसर्चर होते हैं, ठीक है, तो उनको इस योजना से बहुत अधिक लाभ होने वाला है। इस पहल को 3 साल की अवधि के लिए 6,000 करोड़ रुपए की लागत से एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू किया जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। मेरी जिंदगी मेरा स्वच्छ शहर अभियान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत चलाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है मेरी जिंदगी मेरा स्वच्छ शहर आवासन एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। व्याख्या देखेंगे। आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से 15 मई 2023 को 15 मई 2023 से 5 जून 2023 तक विश्व पर्यावरण दिवस 2023 तक 3 सप्ताह की अवधि के लिए मेरी जिंदगी मेरा स्वच्छ शहर अभियान शुरू किया था। ठीक है, 15 मई से लेकर 5 जून तक 3 सप्ताह तक ये अभियान चला था। इस अभियान का उद्देश्य क्या था
इस अभियान का उद्देश्य था शहरी स्थानीय निकायों को रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल केंद्र स्थापित करने के लिए सशक्त बनाना है। ठीक है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल यानी कि आप वेस्ट है जो प्लास्टिक वेस्ट हो गया या और भी वेस्ट आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया, इसको रिड्यूस कीजिए यानी कम कीजिए। जो चीज़ें रीयूज की जा सकती हैं उनको रीयूज कीजिए और जो चीज़ें रिसाइकिल की जा सकती हैं उनको रिसाइकिल कीजिए। ऐसे केंद्र स्थापित किए जाएंगे और इसके लिए सरकार से जो शहरी स्थानीय निकाय हैं उन्हें सशक्त बनाया जाएगा। मेरी ज़िंदगी मेरा स्वच्छ शहर कोई योजना नहीं है, यह एक जनसंपर्क और जन सहभागिता अभियान है, जिसे एसबीएम अर्बन 2.0 के तहत यूएलबी यानी अर्बन लोकल बॉडीज द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की पात्रता के संबंध में गलत कथन बताना है। आवेदक के परिवार की सालाना आय 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। सूर्योदय योजना में केवल मध्यम एवं गरीब परिवार ही आवेदन कर सकेंगे। आवेदक के पास उनके नाम का मकान होना जरूरी है जिसकी छत पर वह सोलर रूफ टॉप पैनल लगाना चाहता हो। आवेदक ने इससे पहले किसी राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार की किसी भी प्रकार की योजना में लाभ नहीं लिया हो जो इस योजना से संबंधित हो, सोलर पैनल से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है सिर्फ यही गलत है कि यानी 5 लाख रुपए से अधिक। यहाँ पर है क्राइटेरिया 2 लाख रुपए। ठीक है, 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए आय यदि आपको इस योजना के अंतर्गत लाभ लेना है। बाकी ये सारे स्टेटमेंट सही है इस योजना के अंतर्गत। व्याख्या देख लेंगे। प्रधानमंत्री सूर्योदय स्कीम 2024 के तहत देश के 1 करोड़ परिवारों को लाभान्वित किया जाना है। ये भी याद रखिए कि 1 करोड़ परिवारों तक इसका लाभ पहुंचेगा। इस योजना का लाभ केवल भारत के मूल निवासी परिवार को ही मिलेगा और पीएम सूर्योदय योजना की शुरुआत 22 जनवरी को जो 22 जनवरी 2024 का दिन था, जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उसी दिन इस योजना की घोषणा की गई थी, 22 जनवरी 2024 के दिन। आवेदक के परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक के पास उनके मकान नाम का मकान होना जरूरी है जिसकी छत पर वह सोलर रूफटॉप पैनल लगाना चाहता है। आवेदक ने इससे पहले किसी राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार की इसी प्रकार की किसी योजना में लाभ नहीं लिया हो और इस योजना के अंतर्गत प्रति किलोवाट 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी अधिकतम 2 किलोवाट पर। यानी कि यदि आप अधिकतम 2 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो आपको 60,000 रुपये की सब्सिडी सरकार की तरफ से दे दी जाएगी। ठीक है, 1 किलोवाट पर 30,000 रुपये। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को 5% रियायती ब्याज दर पर कितने रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को देखेंगे। इस पर क्या है, 5% रियायती ब्याज दर पर 2 किस्तों में आपको 3 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। पहली किस्त में आपको 1 लाख रुपए, फिर दूसरी किस्त में आपको 2 लाख रुपए तक का ऋण दिलवाया जाता है। व्याख्या देखेंगे तो पीएम विश्वकर्मा योजना भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर 17 सितंबर 2023 को लॉन्च की गई थी और इसका उद्देश्य था कि अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को संपूर्ण सहायता प्रदान की जाए। किस तरीके से कि योजना के अंतर्गत 5 से 7 दिनों का बुनियादी प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दी जाएगी और 15 दिन या उससे अधिक का उन्नत प्रशिक्षण, ठीक है, एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी और इन्हें हर दिन ट्रेनिंग का 500 रुपये भी दिया जाएगा छात्रवृत्ति के तौर पर। बुनियादी कौशल प्रशिक्षण की शुरुआत में ई वाउचर के रूप में 15,000 रुपये तक की टूल किट प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि इन्हें अपने औजार वगैरह खरीदने के लिए 15,000 रुपये दिए जाएंगे जब इनका बुनियादी कौशल प्रशिक्षण चल रहा होगा। आगे देखें, 18 महीने और 30 महीने की अवधि के साथ 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए की 2 किस्तों में 3 लाख रुपए तक के जमानत मुक्त उद्यम विकास ऋण 5% की रियायती ब्याज दर पर भारत सरकार की 8% तक की सीमा तक की छूट के साथ दिया जाता है। ठीक है, तो 18 महीने के लिए पहले आप 1 लाख रुपए ले सकते हैं, फिर 30 महीने की अवधि के लिए 2 लाख रुपए ले सकते हैं। 3 लाख रुपए तक का इस तरीके से आप 5% की रियायती ब्याज दर पर ऋण ले सकते हैं, अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। इस योजना में 18 व्यवसायों में लगे कारीगर
कारीगर और शिल्पकार शामिल हैं, जैसे बढ़ई हो गया, नाव निर्माता, कवच निर्माता, लोहार, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, इस तरीके से 18 व्यवसायियों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिष्टी योजना। मिष्टी योजना के संबंध में गलत कथन बताना है। इस योजना की शुरुआत 5 जून 2023 को की गई थी। और दूसरा है, इस योजना को वर्ष 2029-30 तक संचालित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। योजना के अंतर्गत 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया गया है। तो यहाँ पर ये सही है कि 5 जून 2023 को ही शुरू की गई थी ये योजना, तो ये गलत नहीं है। और यहाँ पर आप बताएंगे कि पीछे मैंने 5 जून 2023 को कौन सी योजना एक और बताई थी, उसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। तो योजना की शुरुआत है जो 5 जून 2023 को की गई थी, ये सही है। और योजना के अंतर्गत 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है, ये भी सही है। पर ये वाला स्टेटमेंट है गलत है। इस योजना को वर्ष 2023-29-30 तक संचालित किए जाने का प्रस्ताव है, यह स्टेटमेंट गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंगिबल इनकम, ठीक है, ये मिष्टी का फुल फॉर्म है, एम फॉर मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन, ठीक है, तटवर्ती हैबिटेट्स एंड टेंगिबल इनकम, ये फुल फॉर्म है। और यह योजना है जो 2023-24 से 2027-28 तक 5 साल तक चलनी है। इसका उद्देश्य क्या है? ये एक सरकारी पहल है। इसका उद्देश्य है कि मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण और पुनर्स्थापन करना, तटीय रेखा और खारे पानी वाली भूमि पर मैंग्रोव कवर को बढ़ाना, तटीय कटाव को रोकना, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना, स्थानीय आजीविका को बनाए रखना, ये इसके उद्देश्य हैं इस योजना के। और योजना के अंतर्गत जो है 9 तटीय राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 540 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर किया जाना है। इस योजना में स्थानीय समुदायों और गैर सरकारी संगठनों को वृक्षारोपण गतिविधियों में शामिल किया जाएगा, ताकि स्थिरता और सामुदायिक स्वामित्व सुनिश्चित किया जा सके इस योजना के अंतर्गत। तो मिष्टी योजना मैंग्रोव पारिस्थितिकी क्षेत्र से संबंधित है, जहाँ पर वृक्षारोपण और मैंग्रोव के क्षेत्र को बढ़ाने का प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। तो इस तरीके से आज हमने यहाँ पर डिफरेंट जो 15 योजनाएं थी जिन्हें अभी तक हमने कवर नहीं किया था अपने ग्रुप के बच्चों के साथ, पेड ग्रुप के बच्चों के साथ, तो वो यहाँ पर 15 योजनाएं कवर कर दी गई हैं। इनकी पीडीएफ आपको ग्रुप में 1 से 2 दिन के बाद मिल जाएगी। लगातार रिवीजन करते रहिएगा, योजनाओं पर खास तौर से खूब फोकस करिए। अभी कम से कम रोज 5 से 10 योजनाएं लिख लिख के रिवीजन करते रहिए, क्योंकि योजनाओं के जो फैक्ट्स हैं वो बहुत जल्दी भूलेंगे आपको। तो इनको तो आप डेली पढ़ते ही रहिए, 5 से 10 योजनाएं। बाकी जो भी आपको दिक्कत आती है पढ़ाई से रिलेटेड या जो भी आपको प्रॉब्लम है, वो आप मेरे से टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। वहाँ पर जो भी हम सॉल्यूशन दे सकते हैं वो आपको अवश्य देंगे, ठीक है। बाकी पढ़ाई पे खास फोकस रखिएगा। सभी लोग जो वीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, सीरियस है पढ़ाई के लिए, वो अपनी पढ़ाई को मत रोकिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं प्रीमियम ग्रुप, वो व्हाट्सएप पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर फीस से रिलेटेड जो भी जानकारी लेना चाहें वो ले सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगली क्लास हम स्वच्छ भारत मिशन के जो बाकी के पार्ट्स से बने बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। लगभग 50 से 60 क्वेश्चन की वीडियो लाएंगे, जिसमें हम स्वच्छ भारत मिशन के और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको लेकर आएंगे। क्योंकि पिछली क्लासेस में आप लोगों ने बोला भी है कि सर यहाँ से आप क्वेश्चन बनाइए, तो वहाँ से हम ज़रूर क्वेश्चन लाएंगे अभी 50 से 60 क्वेश्चन की, ताकि वहाँ से और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कवर किए जा सकें। साथ ही साथ जो अभी हमारा संशोधन वाला पार्ट रह गया एक, तो वो वर्ष 1994 के आगे हमको करना है संशोधन जो जो भी हुए हैं एक्ट के अंदर, तो उनकी भी वीडियो जल्द लेकर आएंगे। तो परेशान कोई भी मत होइए, सारे पार्ट्स कवर किए जाएंगे।